अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने अभी जो किया उसमें हमने ऐड पोस्ट वाला फॉर्म बना लिया था, उसको सबमिट नहीं किया था। सबमिट चलें उसको बाद में कर लेंगे। अभी कुछ पार्शली टॉपिक हमारे जो पेंडिंग है उस पर देखते हैं। एक इसमें था मैनेजिंग डाटा फ्लो, स्टेटस कोड एंड रीडायरेक्ट्स। अच्छा, जो डाटा फ्लो को मैनेज करना था ना, कि मतलब आप एक कंट्रोलर पे मौजूद हैं और एक एक्शन से किसी दूसरे एक्शन को जाते हैं। तो पहले हम ये रीडायरेक्ट्स जो है ना इनको देखते हैं कि हम कैसे जाते हैं। मसलन ये कैटेगरीज कंट्रोलर में गया तो आप देखें, ये मैं यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट का गेट है और ये पोस्ट है। पोस्ट करने के बाद जब ये डाटा पोस्ट हो जाता है यहाँ पे, तो ये रिटर्न व्यू कर देता हूँ। अगर ये इनवैलिड होता है, वैलिड होता है तो फिर मैं क्या करूँ, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स। मैंने इसी कंट्रोलर में कोई एक्शन मौजूद था, उस पर मैं वापस चला गया, यानी स्लैश कैटेगरी स्लैश क्रिएट्स, यहाँ से मैं गया स्लैश कैटेगरी स्लैश इंडेक्स पे। तो अगर आप कंट्रोलर का नाम नहीं बताते, जैसे इसने बताया रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और एक्शन में नेम ऑफ इंडेक्स ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इंडेक्स पे चला गया, कंट्रोलर नहीं बताया तो कंट्रोलर यही वाला कैटेगरीज वाला ही कॉल होगा, इसी पे जाएगा। और कामा लगा के अगर कोई और कंट्रोलर है तो आप वो बता देंगे, तो अब ये होम के इंडेक्स पे वापस जाएगा। ये रिटर्न है, रीडायरेक्ट टू एक्शन। अच्छा, रीडायरेक्ट और भी अलग किस्मों का होता है। लाइक आप इसमें लिखें रीडायरेक्ट परमानेंट। आप कोई एक यूआरएल बंदा ओपन कर रहा है और आप उससे ना मूव होकर नए सिस्टम पे चले गए, तो आप ये परमानेंट लगा देंगे तो नेक्स्ट टाइम वो खुद ही ब्राउज़र समझ जाएगा कि मैंने इधर जाना ही नहीं है, मैंने उधर जाना है। ठीक है। और इसके अलावा रीडायरेक्ट टू एक्शन, ये जो अभी हमने देखा, रीडायरेक्ट टू एक्शन परमानेंट, मतलब ये वाला एक्शन जब भी खोले ना कैटेगरीज में इंडेक्स खोले, तो मैं कहूँ आप इसको प्रोडक्ट इंडेक्स पे भेज दें हमेशा, तो वो भी कर सकते हैं। मोस्टली इसमें यूज़ यही होता है रीडायरेक्ट। और एक सिंपल रीडायरेक्ट होता है, रीडायरेक्ट रिटर्न रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट में ना आप ओपनली लिख सकते हैं स्लैश होम स्लैश इंडेक्स, ये लिख दें। चाहे तो आप गूगल पे भेज दें, जहाँ भी भेजना चाहे रीडायरेक्ट आपको भेज देगा। रीडायरेक्ट टू एक्शन जो है वो कंट्रोलर के किसी एक्शन पे भेजेगा। कंट्रोलर बताएंगे तो जो बताएंगे वो होगा, नहीं बताएंगे तो करंट कंट्रोलर ही कंसिडर होगा। ठीक है। स्टेटस कोड होते हैं। अच्छा, स्टेटस कोड जो है ना इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी कॉल भेजते हैं ना, उसके स्टेटस कोड होते हैं। अच्छा, ये स्टेटस कोड है। जैसे 100 से लेके 199 तक जो है ना इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सेज है, कि आप यूज़र को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। ये मोस्टली 200 आता है। 200 का मतलब है कि सक्सेस रिस्पॉन्स। लेकिन ये 200 से लेके 299 तक हो सकता है, कोई और भी आप भेज सकते हैं। मोस्टली 200 होता है। रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स, जब आपने एक चीज़ पे कॉल भेजी, उसने देखा कि यहाँ पे ऑथराइज यूज़र आ सकता है या अनऑथराइज है, उसने आपको रीडायरेक्ट किया लॉगिन पेज पे। वो जो रीडायरेक्ट है ना, वो 300 से लेके 399 तक कोई भी रिस्पांस हो सकता है। मोस्टली 301 होता है। क्लाइंट एरर रिस्पांस, अब आप क्या, एक फ़ाइल थी वो आपने डाउनलोड की कोशिश की, पिक्चर ब्राउज हुई, वो मौजूद नहीं थी, तो 404 आ गया। तो ये 4 सीरीज़ जितनी भी है ना, वो ये क्लाइंट एरर रिस्पांस है। और 5 से लेके 500 की जो सारी सीरीज़ है वो सर्वर के लिए होती है। 502 504 डिफरेंट है। ठीक है। तो ये एरर के होते हैं अपना कोड्स होते हैं। हम अगर रिजेक्ट्स पढ़ेंगे जब, उसमें हम देखेंगे कि जो रिस्पांस आता है उसमें हम चेक करेंगे कि रिस्पांस जो है वो 200 से लेके 299 के दरमियान में, तो मतलब ओके है, जो हम काम करना चाहते हैं वो हो गया। अदरवाइज हम अगर हमें 500 मिला तो समराज हमने जो काम करने की कोशिश की ना, उसमें कोई क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, वो सर्वर पे कोई एरर आया, कंप्लीट नहीं हुआ काम। और अगर 401 आ गया, तो मतलब हम जो चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं डीबी में, या कोई भी जो भी इस पर कोड लिखा हुआ है, वो अथराइज यूज़र लगा हुआ है उस पर, और हम अथराइज नहीं है उसके लिए, या उसके साथ वो रोल लगा हुआ जो हमें अथराइज नहीं है। तो ये इन चीज़ों के लिए स्टेटस कोड होते हैं। किसी भी रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड देखना है तो आसानी के साथ आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और नेटवर्क पे जाएं, या इसको रिफ़्रेश करें, तो ये सारी चीज़ें लोड होती हैं। लोड होने के बाद ये देखें सारी 200 आ रही हैं, 200 ओके। यहाँ पे ये कैंसिल हो गई है। ठीक है, मुख्तलिफ स्टेटस के साथ आती हैं। इसको मैं रन करता हूँ दोबारा, क्या वो रन नहीं हो रहा। कुछ चीज़ें कैशे से पिक हो जाती हैं। ये देखिए मेमोरी कैशे से पिक हुई हैं, ब्राउज़र ने खुद अपने पास कैशे करके रखी हुई थी, तो दोबारा उनको सर्वर से नहीं लिया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ दोबारा,
आप देखें सारी 200 ओके आई हैं, ये 101 आई है, ये वो था इंफॉर्मेटिव था, ठीक है। बाकी जितनी भी है मैक्सिमम ये 200 के साथ आती हैं। ये एरर आ गया तो 5 सीरीज़ में आ जाएगा, और एक कोई चीज़ अगर नहीं मिलती तो वो किस में आएगी, 404 में आएगी, ठीक है। तो ये कुछ स्टेटस कोड से। अब डाटा जो आपने मैनेज करना है ना, अगर आप एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे जा रहे हैं, ठीक है, एक एक्शन से रिटर्न रीडायरेक्ट आप निकले, रीडायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया या सिंपल रीडायरेक्ट कर दिया, तो व्यू बैग और टेम्प डाटा दोनों खत्म हो जाते हैं, वो नहीं मिलते आपको। तो तीसरा मैंने बताया था टेम्प डाटा के नाम से, वो मिलता है। टेम्प डाटा में कहीं भी रखें, दूसरे एक्शन पे चले जाए फिर भी मिलेगा, लेकिन व्यू बैग और व्यू डाटा वो दोनों खत्म हो जाते हैं, रीडायरेक्ट करते हैं तो नहीं मिलता। अच्छा, नेक्स्ट हमारे टॉपिक में है कि एंड टायर कैसे बनाना, ये अभी कुछ लोग मिसिंग है, तो इन दोनों टॉपिक्स को, और ये इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इनको नहीं बता रहा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी नहीं बता रहा, आगे हैं तो सारे इम्पोर्टेंट। अच्छा, यूज़र रोल्स ये भी उसी के साथ आ जाएगा, कुकीज़, लेज़र डिप्लॉयमेंट्स, वेब सिक्योरिटी। हाँ, टॉपिक सारी है, मैं मेरे ख्याल में वो जो हमारा ऐड है ना, उस ऐड को हम क्रिएट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कौन सा टॉपिक आगे देखना है। अच्छा अच्छा, एक जो हमने काम किया ना वो ये किया कि ये क्रिएट हो रहा है, ऐड क्रिएट हो रहा है, ये इसमें मैं यहाँ पे गए, यहाँ हमने इंट आईडी रखा। अब जब भी हम आईडी रखेंगे तो ये इसका लिंक कैसे बनेगा, स्लैश एड्स स्लैश क्रिएट स्लैश वन। वो स्लैश वन जो है ना, जब आप फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे ना, वो वन भी आईडी को जाके मिलेगा, क्योंकि वो राउट में आईडी होती है ना, स्लैश के बाद आईडी आ रही होती है। तो उस वजह से हमने यहाँ पे वन नहीं लिखना, अपना आईडी नहीं लिखना, इसको मैं कैटेगरी आईडी कर देता हूँ या सी आईडी कह देता हूँ ऐसे, ताकि इसका वो कन्फ्लिक्ट ना आए, सी आईडी, ठीक है। और यहाँ पे फिर जो मैं कर रहा हूँ, होम का इंडेक्स है, यहाँ पे भी आईडी की जगह सी आईडी। अब मैं रन करता हूँ। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो है वो ये करनी थी कि हमने इसके अंदर फॉर्म है, एक्शन ये लगा हुआ है जी, सीडी तो इंडेक्स पे किया था ना, ये होम का इंडेक्स था, तो यहाँ हम वो कर रहे थे ना, ये राउट वैल्यूज भेज रहा कि आईडी ये भेजो, टोकन ये भेजो, तो यहाँ पे आईडी जो था ना आईडी के नाम से जा रही थी, आईडी के नाम से नहीं भेजना, सी आईडी के नाम से आईडी भेजेंगे, तो वो जो ऐड बन रहा है ना उसकी आईडी भी यही चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये इधर भी सी आईडी एक्सेप्ट करते वक्त भी सी आईडी लिखी हो, यहाँ पे भी सी आईडी, ठीक है, क्रिएट पे आए। अच्छा, फॉर्म का मेथड जो है ना पोस्ट रखना है, लेकिन हम एमवीसी वाला यूज़ करें तो हम उसी में लिखेंगे एएसपी कंट्रोलर, एएसपी एक्शन, एक्शन यही क्रिएट वाला होगा, और एएसपी कंट्रोलर, कंट्रोलर एड्स वाला होगा, ठीक है। मेथड पोस्ट ये खुद ही लिख देगा इसके दरमियान में। यहाँ तक ठीक हो गया। अच्छा, अब नीचे आते हैं, यहाँ पे ये क्लोज कर लिया, ये यहाँ पे हम एक बटन रखते हैं सबमिट के लिए, तो हम देखते हैं कि जो उसने रखा हुआ वो कैसे रखा हुआ है, तो वो उस जैसे रखते हैं। अच्छा, एक मिनट, ये उसने ऐसे ही रखा हुआ, ये नहीं नहीं, यहाँ से क्लिक करते हैं तो पेज खुलता है, सबमिट इधर से होता है, सिंपल है इसमें, बस उसने और कुछ नहीं रखा हुआ। ये रो है, मैं रो कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सबमिट ऐड। बाकी इधर से ना ऐसे ऐसे करके आप ऐड सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि यहाँ से हो, वो फिर एपीआई होनी चाहिए, तो हम उसका डायरेक्ट जो है वो मैप का जो है वो पेस्ट करेंगे, गूगल मैप से उठा के ना वो डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे।
अच्छा जी, नेट है यहाँ पे। हाँ अच्छा, फूड पे गए, फूड के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ फूड ही है। व्हीकल पे गए, व्हीकल के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं, और ये सब मेटाइड, इसको मैंने हमें क्लासें नहीं लगी, ये इसने वो दिखाया नहीं है सही। तो इसको हम दे देते हैं यहाँ पे क्लास BTN इन्फो और BTN, इस तरह ठीक है। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ऐड पोस्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर पिक्चर वगैरह जो है ना उस पर बाद में देखते हैं पिक्चर को। ठीक है चलें, इसमें कम है, हम यही कर लेते हैं कि ये सेल के लिए है। टाइटल 5 मल्ला हाउस फॉर सेल, डिस्क्रिप्शन गूगल मैप लोकेशन maps.google.com, कोई भी, ये जावा को सेल करते हैं ये, इसको आप करें ये शेयर, शेयर में जाके ना एम्बेड मैप आता है, एम्बेड मैप, कॉपी HTML, ये कॉपी कर लें और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको। किधर गया ये, नहीं ये नहीं, ये, और इसकी प्राइस क्या है भाई, यही है। फीचर की लिस्ट, ये तो वैसे आ रहा है ना उसके फीचर्स, ये हमारे उस केस में नहीं जा रहा, अलबत्ता ये जा रहा है। 2 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक लॉन्च है जी, कॉर्नर प्लाट तो ये बिकता ना ना फिर ये कब्जा हो जाना था इस पे, कॉर्नर वाला होता तो। वॉशरूम, हर बंदे ने अपने लिए कहा कि मैंने अलग अलग वॉशरूम लेने, तो वॉशरूम ज़्यादा है इसमें, पोर्च एक है, किचन 4 है। ठीक है जी, सबमिट ऐड, ये आ गया इसमें। अब F10 मॉडल स्टेट वैलिड हो गया, ऐड, सेव चेंजेस, सेव चेंजेस पे एरर आ गया, इसमें कह रहा है कि इंसर्ट कन्फ्लिक्ट विद द फॉरेन की कैटेगरी आईडी। अच्छा, कौन सी कैटेगरी में ऐड पोस्ट कर रहे हैं ये अभी हमने हिडन में नहीं रखा था, तो उसका एरर आया है। ठीक है, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसको, और ये जो है इसके अंदर कैटेगरी आईडी जो है हिडन में रखता हूँ, ये कैटेगरी मेरे पास आ रही है ना, ये इसको हिडन में यहाँ पे रखता हूँ, इनपुट टाइप हिडन, नेम इज इक्वल टू, या ASP फॉर कैटेगरी आईडी, वैल्यू इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट आईडी, ये हमने हिडन में रखनी थी। ठीक है, फॉर्म पे तो रखना होता है ना, हमने फॉर्म से लेके जाना है, तो हिडन में रखता है कि यूज़र को नज़र ना आए लेकिन लेके जाना है। तो ये कोई टॉप सीक्रेट चीज़ नहीं होती कि हम यूज़र से हाइड करें, यूज़र का इससे कंसर्न नहीं होता, इस वजह से हम हिडन में रखते हैं। परचेज, बेडरूम 4, ड्राइंग रूम 4,
511 सबमिट मास्टर वैलिड ऐड ये हो गया। आर में अगर देखें तो आर में कितना है 8 आया, यानी कि डेटाबेस में 8 रोज इंसर्ट हुई हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करें। ठीक है, वो बार ला के जो भी है उसको हम देख लेते, वो वापस उधर ही आ रहा है ना, हमने इसको रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स करना था जहाँ पे सारे ऐड लगे थे, उस पर वापस भेजना था। अलबत्ता डेटाबेस में हम देख लेते हैं कि ये ऐड इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ये क्या ऐड आ गया, इंसर्ट हो गया, सारे कॉलम वैलिड आ रहे हैं। यूज़र आईडी ग्रुप आईडी, अभी ग्रुप में किसी में ऐड नहीं किया ना कि ये फीचर्ड ऐड है या कौन सा है, वो जो ग्रुप देंगे वो आ जाएगा। और यूज़र आईडी लॉगिन करेंगे तब आएगी। अलबत्ता जो ऐड की वैल्यू से स्पेक वैल्यू ये आ गई है। स्पेक 10 दूसरे ऐड के गए हैं, स्पेक 10 की ये वैल्यू है। वैल्यू किधर आ रही है, ये वैल्यू नल आई है, वैल्यू किसी की भी नहीं आई। ठीक है, वैल्यू में प्रॉब्लम आया। दोबारा करते हैं और इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं इधर वैल्यू जा नहीं रही। ठीक है, किसी पे राइट क्लिक किया, ये किया, इसके अंदर नेम डाला हुआ, हाँ स्पेक वैल्यूज 4 में डॉट लगा के आगे कुछ नहीं आ रहा कि ये तो पूरा ऑब्जेक्ट है ना स्पेक वैल्यूज, उसके अंदर डॉट आगे लगेंगे तब आएगा, तो ये नहीं आ रहा। जो हमने स्विच केस लगाया था ना उसमें मसला है। स्विच ये डॉट वैल्यू, ये तो खुद पूरा ऑब्जेक्ट है ना स्पेक वैल्यू, उसमें से कौन से कॉलम को या कौन सी प्रॉपर्टी को वैल्यू देनी है, ये वो है। अब ठीक है, अब इसे हम देख भी लेते हैं कि हमारे पास जो स्पेक्स आ रही हैं उसमें क्या आ रहा है। हाँ ये वैल्यू अब वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, कंटिन्यू किया, ये देखिए अब वैल्यूज आ गई हैं। ए नया ऐड हुआ ना, हम दोबारा फिर ऐड किया, अपडेट नहीं कह रहे, हम ऐड पोस्ट ही कह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देख लें, एक में शायद हमने मिस किया, कहीं पे एक की वैल्यू नल आई है, बाकी सब आई हैं, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये सब पे डला हुआ है, वैसे भी इशू आया होगा। हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट से चूज़ कोई नहीं किया ना कुछ भी। हाँ बाकी ठीक है। अब ऐड पोस्ट हो रहा है, मल्टीपल एट्रीब्यूट डेटाबेस में भी जा रहे हैं, इनको एडिट कैसे करना है, इनके साथ पिक्चर कैसे अपलोड करनी है, वो चीज़ें बार बार हमने की हैं, वो आप लोगों ने खुद करनी है अब। ठीक है, सिनेरियो सारा हमने कैटेगरी में भी देखा, कैटेगरी को ऐड किया, फिर डायनामिक एट्रीब्यूट्स किए, उस पर ऑप्शन दिया। अब आपने यूज़र को चीज़ें अपडेट करने का ऑप्शन देना, और आपके लिए तो आसान है अपडेट का ऑप्शन। आप ये स्पेक की आईडी उठाएं और इसकी वैल्यू उठाएं, यूज़र को उधर ले जाएं, स्पेक का नाम दिखा दें कि आपने स्क्रीन में 5 GB लिखा हुआ था, आपने रैम में 8 GB लिखा हुआ था, तो वो सिर्फ एक एक चीज़ चेंज करेगा, 8 GB को चेंज करेगा बस, और कुछ भी नहीं है। तो अपडेट का ऑप्शन अगर देना है तो यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, और पिक्चर अपलोड करनी है, पिक्चर कैसे दिखानी है, ग्रुप्स में ऐड करना है ताकि वो ऐड अपने कंसर्न ग्रुप के अंदर आए, तो ये अब सिर्फ वेयर वेयर लगाना है। आपके पास सारे ऐड आ रहे होंगे, आप 2-3 एड्स की जो एक कॉलम है ना वो अपडेट करके आप अब ये ग्रुप आईडी जो ग्रुप होगा वो वाली आईडी डाल देंगे, तो बस वेयर कंडीशन लगानी है। जहाँ आप देखेंगे फीचर ऐड दिखाने हैं तो आप लिखेंगे वेयर आई इज इक्वल टू जो भी फीचर आईडी होगी, तो वो डाल देंगे, आ जाएगी। डाटा की फिल्टरिंग है, फिल्टरिंग के लिए जो है ना, मैं एक कोई पहले से बना हुआ बड़ा सा डेटाबेस ले आऊँगा ना जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे, तो हम सीक्वल पे क्यूरियाँ लिख के भी वो रिकॉर्ड फेच करेंगे, और उसके अगेंस्ट लिंक क्यूरी लिख के भी वही रिकॉर्ड फेच करेंगे, तो पता चल जाएगा कि डाटा में फिल्टरिंग सॉर्टिंग वगैरह कैसे होती है, सर्चिंग कैसे होती है।
ठीक है। अब आते हैं टॉपिक्स पे। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ ब्लेज़र के बारे में, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, तो थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और वेब एपीआईज होती हैं, थोड़ा उनको डिस्कस कर लेते हैं। नया प्रोजेक्ट बनाने लगा हूँ। यहाँ पे ब्लेज़र वेब ऐप के नाम से क्या है, ठीक है। इसके आगे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। नेक्स्ट करेंगे ब्लेज़र वेब ऐप 1, ठीक है। मैंने कहा नेक्स्ट। नेक्स्ट ये कहता है कि इंटरेक्टिव रेंडर मोड। रेंडर का क्या मतलब होता है, आपने लिखा 5+3, उसने उसका आंसर कर दिया 8। जो 8 है ना, ये रेंडर हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। 5+3 आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर आप सी शार्प में कहीं पे ऐसे लिखें, लाइक आप, ये आपका व्यू है क्रिएट का, आप यहाँ पे ऐसे लिखें H1, या ऐसे लिखें H1 sum of 5 and 3 is 5+3। अब ये जो 5+3 है ना, ये सर्वर साइड पे रेंडर होगा, आपके ब्राउज़र में शो नहीं होगा आपको। ये सर्वर साइड पे ही ना इज के बाद 8 लिखा हुआ आएगा, ये सिंटैक्स नहीं आएगा। क्यों, ये सी शार्प है, सर्वर पे एग्जीक्यूट होगी, ब्राउज़र में नहीं होगी। लेकिन व्यू जेएस की अगर बात करते हैं तो हम व्यू जेएस में ऐसे लिख देते हैं 5+3, वो भी 8 दिखाता है, लेकिन ब्राउज़र के अंदर वो ये पूरा आ रहा होता है ऐसे। कैसे, हमने कैटेगरी क्रिएट की थी ना, उसमें देखते हैं, उसमें हमारा व्यू लगा हुआ है। ये 8 लिखा हुआ आ रहा है ना, इस 8 पे मैं गया तो यहाँ देखा, यहाँ भी 8 आ रहा है, लेकिन ये डोम है ना, इसका जो सोर्स होता है वो व्यू पे सोर्स होता है। ये इस पे मैं ढूंढता हूँ 5+3, ये क्या था, कुछ और लिखा हुआ था, कैटेगरी, कैटेगरी ऐप, ये 3+5। ये देखें, ये एज इट इज़ आ रहा है, तो इसका रेंडर मोड क्या है, क्लाइंट है, यानी ये ब्राउज़र में एज इट इज़ आएगा, फिर ब्राउज़र इसको रिजॉल्व करके आपको जो आउटपुट है वो दिखाएगा। तो दो तरह के मोड हैं, एक होता है सर्वर रेंडर ऑन सर्वर, और एक होता है रेंडर ऑन क्लाइंट। तो ये चीज़ कहाँ पे रेंडर हो रही है, क्लाइंट पे, और ये जो सी शार्प थी ये कहाँ पे रेंडर हो रही है, सर्वर पे। अब जो ब्लेजर है ना, वो होता है मोस्टली सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए, SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन, यानी एक दफ़ा एप्लीकेशन लोड होगी, फिर बस उसी के अंदर अंदर लोड होती रहेगी एप्लीकेशन, एक ही दफ़ा सारी आपके ब्राउज़र में आ जाएगी। उसके लिए एंगुलर भी यूज़ होता है, व्यू जेएस यूज़ होता है, रिएक्ट होता है, नेक्स्ट जेएस होता है, और बहुत सारे और भी फ्रेमवर्क्स हैं जो इस काम के लिए यूज़ होते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको सैम्पल दिखाऊँ, सैम्पल रिएक्ट ऐप, नहीं मैं नहीं कह सकता कि वो रिएक्ट में है, उनका अपना फ्रेमवर्क है। नहीं, फेसबुक सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, नहीं वो और चीज़ है, वो तो ऑन डिमांड, ऑन स्क्रॉल जो है ना, वो डाटा लोड हो रहा है, सिंगल पेज नहीं है। सिंगल पेज इस तरह होता है कि आप किसी चीज़ पे क्लिक, ये यूट्यूब है ना, ये यूट्यूब है, सिंगल पेज है कि नहीं है, आपने ये देखना कि यहाँ पे पेज रिफ्रेश होता है ना, ये घूम रहा होता है ऐसे। अब मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए वो नहीं घूमा ना, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। ये देखें इधर ही रहा, मैंने वापस किया बैक, देखिए वो नहीं घूमा, मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ, ये उधर ही रहता है। तो ये सिंगल पेज है अभी, ठीक है। फेसबुक अगर करें फेसबुक, तो फेसबुक पे लॉगिन होंगे तब समझ आएगी। बहरहाल सिंगल पेज का मतलब होता है कि वो पेज के अंदर से ही डाटा आपका रीलोड करता रहता है, पेज दोबारा लोड नहीं करता, ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज़ भी देख सकते हैं, हमें अंदाज़ा ऐसे हो सकता है कि राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पे जाएं, इंस्पेक्ट पे जाके ना नेटवर्क पे जाएं और डॉक पे क्लिक कर दें। डॉक में ना वो चीज़ आएगी जो आपका पेज रीलोड होने पे आती है, आप इस पे क्लिक करें, देखिए आ गया, आप वापस इस पे क्लिक करें, आ गया। और बाकी सारे प्रोसेस में डॉक में देखे कोई चीज़ नहीं आई, ये वो लाइव चैट रिप्लाई, ये कुछ और है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई और वेबसाइट खोलता हूँ, ये, और ये क्लियर कर देता हूँ। ये
अच्छा, इसमें अब मैं किसी एक लिंक को खोलता हूँ, ये देखिए डॉक में आया है, यहाँ पे क्या, ये भी देखिए डॉक में आया है। अच्छा, ये मैं प्रिजर्व लॉग भी कर रहा हूँ, ये 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 अब देखिए प्राइस लिस्ट खोल रही थी तो मैंने आगे वाला खोल लिया तो वो कैंसिल हो गई। अब इसमें मैं कोई ऐसी चीज़ खोलता हूँ ना जो स्टॉक में नहीं है, उस पर मैं जाऊँगा तो वो मुझे कहीं और ले जाएगा। अभी देखिएगा मैंने एक क्लिक की, ये देखिए 2 दफ़ा आया, एक दफ़ा क्या आया 302, इसने रीडायरेक्ट कर दिया, यानी मैं सर्वर पे पहुँचा, उसने देखा कि ये जो चीज़ लेना जा रहा है ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो आउट ऑफ स्टॉक वाले जगह पे इसको भेज दे, वहाँ से ये फिल कर लेगा फॉर्म में, ये प्रोडक्ट चाहिए। रिक्वायरमेंट जो भी हो, बहरहाल मैं बताने का मकसद ये है कि ये जब खुला ना, ये वाला लिंक देखें, इस लिंक पे रिस्पांस में क्या स्टेटस में 302 आया, ठीक है, कि हाँ ये 302 मिल तो गया है, ये यूआरएल मौजूद है, लेकिन इसने आगे रीडायरेक्ट कर दिया आपको दूसरे पे, किस पे, वो ये 200 आ रहा है इसके ऊपर भेज दिया आपको वापस। समझ आई बात की? यहाँ से हम कंसोल से रीड करते हैं कि क्या हुआ। अब मसलन मिसाल के तौर पे मैं लॉगिन पे जाना चाह रहा हूँ, लॉगिन, तो लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, नहीं मैं डायरेक्ट कहता हूँ मैंने एडमिन पे जाना है, एडमिन एंटर किया, देखिए एडमिन पे गया, एडमिन ने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पे, क्यों, मैं लॉगिन नहीं था ना इस वजह से, लेकिन ये 302 के साथ रीडायरेक्ट किया, ये चाहता तो 401 के साथ भी कर सकता था, आप लॉगिन नहीं है ऐसे है, तो वो बहरहाल जिस तरह बंदा मैनेज करना चाहे उसको। अच्छा, ये रिएक्ट एप्लीकेशन आ गई, सिंपल नेक्स्ट, रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है नेक्स्ट, बड़ा पॉपुलर है, ये आ गई। इसके बाद जो है एंगुलर है, ये आ गई। अच्छा, अच्छा ये तो कोड आ रहा है इनका ना, प्रीव्यू प्रीव्यू टाइट, अच्छा ये प्रीव्यू होगा, अच्छा ये भी नहीं है, नहीं इधर में हमें कोई वो मिल नहीं रही जिसमें मैं सैंपल कहीं होता ना, तो वो जो है ये सारे उसकी वो ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं, पर ये एंगुलर वालों की अपनी यहाँ पे एंगुलर में जैसे कि मैं ये करता हूँ, ये टाइटल तो चेंज होता है, ये नहीं चेंज होता, या स्पेक्ट पे जाता हूँ और देखता हूँ कि नेटवर्क में क्या आता है, ये बैक किया, फॉरवर्ड किया, हाँ इसमें ये वो हो रही है, यानी कि अच्छा इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, जब आपका ये रिडायरेक्शन क्लाइंट साइड से हो रही होती है तो फिर ब्राउज़र रिफ्रेश नहीं होता, और सर्वर साइड से भी हो सकती है, दोनों सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड। खैर हम आते हैं ब्लेज़र पे कि ब्लेज़र क्या चीज़ है। इसमें जो ये सारे काम आपको दिखाए ना, ये होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट और नोड में, आपको वो अच्छा आना चाहिए तब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सी शार्प में अच्छे हैं तो ये सारी चीज़ें सी शार्प में लिखें, इससे भी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएगा, जावास्क्रिप्ट रन टाइम पे खुद जनरेट करेगा। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ इंटरेक्टिव मोड, इंटरेक्टिव रेंडर मोड क्या होना चाहिए, मैं इसमें कह रहा हूँ वेब असेंबली होना चाहिए। अच्छा, इसमें उससे भी आगे की चीज़ है, जो एंगुलर में होता है वो क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनती है, आपके ब्राउज़र में आके ओपन होती है और वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो वो ब्राउज़र में आती है ना, उसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है, वही काम हो सकता है जो ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट कर सकता है, वो काम नहीं हो सकते जो सी शार्प करती है, ज़ाहिर सी शार्प को ब्राउज़र नहीं समझता। तो ब्लेज़र में क्या होता है, अगर यहाँ मैं कोई पिक्चर दिखा दूँ आप लोगों को, ब्लेज़र वेब असेंबली, ये ब्लेज़र से है ना ब्राउज़र और जो रेज़र, रेज़र सिंटैक्स है ना, रेज़र व्यूज़, रेज़र और ब्राउज़र को मिला कर ब्लेज़र बनाया। होता क्या है कि ये आपका ब्राउज़र है, ये उसका डोम है, उसका डोम जो है ना वो ब्लेज़र से ले रहा होता है डाटा, और डॉट नेट आपके ब्राउज़र में जाके चल रही होती है एज ए वेब असेंबली। यानी अब आप इसको ओपन करते हैं तो वेब असेंबली डाउनलोड होकर ब्राउज़र में आती है, फिर ब्राउज़र जो है ना उस वेब असेंबली के साथ कम्युनिकेट करके सारा सिस्टम रन कर रहा होता है। और इसमें ऑफलाइन सपोर्ट भी होती है, अगर आप इसको ऑफलाइन के साथ ऑप्शन के साथ बिल्ड कर दें तो क्या होगा, एक दफ़ा डाउनलोड की वेबसाइट आपके ब्राउज़र में आ जाएगी, अब इंटरनेट नहीं है फिर भी चल रही होगी। हाँ, अगर वो डाटा लेने के लिए किसी एपीआई पे जाती है, लाइक आपका सर्वर जो था वो डाउन हो गया
और आपने सारा डाटा जो रखा था वो फायर बेस पे रखा हुआ था गूगल पे, तो गूगल का सर्वर डाउन नहीं होता, आपका डाउन हो गया, लेकिन यूज़र एक दफ़ा फाइल ओपन कर चुका था तो आपकी वेबसाइट चलती रहेगी, वो गूगल के साथ डायरेक्ट, बीच में आपका सर्वर नहीं होगा तब भी। अच्छा, तो इसको हम वेब असेंबली कर रहे हैं पहले, ठीक है। पहले बल्कि हम सर्वर करते हैं, फिर वेब असेंबली करते हैं और फिर ऑटो करते हैं। पहले सर्वर, और बाकी जो ऑप्शन है पर पेज और वो चीज़ें इस तरह रहने दें, बस क्रिएट करें। या इसको कंट्रोल F5 करें, प्रोजेक्ट रन होगा। इसमें वही है, डब्ल्यू रूट का फोल्डर है और एक कंपोनेंट्स का फोल्डर है, बाकी कुछ नहीं है, कंट्रोलर वगैरह नहीं है। तो आप ये देखें आपका पेज रिफ़्रेश नहीं हो रहा, ये देखें इधर रिफ़्रेश नहीं हो रहा और सारी चीज़ें खो रही हैं, और ये डाटा API से लेके आ रहा है ये वाला, कि वेदर की जो अपडेट है वो। नेटवर्क के जाके मैं डॉक पे क्लिक किया, मैं सब पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए पेज चेंज हो रहा है, लेकिन डॉक के अंदर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ऑल पे गया, देखिए होम, ये जा रही है, कॉल्स जा रही हैं, लेकिन कॉल की टाइप क्या है, फेच है, वेब सॉकेट्स है। इसमें डॉक जो है ना, मेरा डॉक्यूमेंट रिफ्रेश नहीं हो रहा, और ये सारा काम हो रहा है। मैं कहता हूँ यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये काउंटर ऊपर जाए। अब जावास्क्रिप्ट में क्या करना पड़ेगा, Vue.js में एक वेरिएबल बना के ऊपर रखेंगे, बटन के वी ऑन क्लिक पे वेरिएबल में 1 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे, तो होता जाएगा काम जावास्क्रिप्ट में। और वही काम अगर C# में करना है तो उसने कैसे किया है, आप ये देखें कंपोनेंट्स के अंदर, पेजेस के अंदर, ये काउंटर के नाम से है, ये देखिए सिंपल HTML लिखी हुई है, कह रहा है कि ये जो है ना स्लैश काउंटर से एक्सेसिबल होगा। तो ये देखिए ऊपर हम पेज में स्लैश काउंटर आ रहा है, तो ये वाला पेज आ रहा है। इसकी राउटिंग इस तरह होती है, यानी कि हर पेज के शुरू में @पेज लिखते हैं, और पेज के आगे जो भी लिखेंगे ना उसी से वो एक्सेस होगा। ये रेजर पेज है, रेजर। हाँ, इसमें रेजर पेजेस होते हैं, जिस तरह उसमें व्यू होता है ना, ये भी व्यू है, उसमें CSHTML होता है, इसमें रेजर होता है इसका सिंटैक्स। बाकी चीज़ वही है, C# चलती है। अब जहाँ भी आपने कोड लिखना है ना, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, जिस तरह जो जावास्क्रिप्ट में चीज़ बनती है, फंक्शन बनाना है, वो कोड के अंदर लिखना है। ये देखें, कोड के अंदर हमने एक प्राइवेट वेरिएबल बनाई और एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे वो इस वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर देगा। सिंपल है। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं, इसमें कंपोनेंट्स होते हैं इसी तरह। अच्छा, अब देखें कि ये मेरे पास काउंटर आ रहा है, ये P आ रहा है, बटन है, बटन के एट ऑन क्लिक, @ऑन क्लिक पे मैं फंक्शन बताया कि ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, इसमें डाटा इंक्रीमेंट करता जा रहा है और वो इंक्रीमेंट शो होता जा रहा है, ठीक है। इसमें इस तरह काम चलता है। अब ये वेदर की API है, ये देखिए, ये क्लाइंट एंड पे नहीं, ये अभी हमने सर्वर वाला किया तो सर्वर पे करेगा, क्लाइंट वाला करेगा क्लाइंट पे करेगा, वो मैं दिखाता हूँ आगे इसमें। हाँ, वो तो चलती तो हर चीज़ ही क्लाइंट पे है ना, मतलब ये कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्लिक ब्राउज़र खुद हैंडल करेगा, ये सर्वर पे जाके काम करेगी, वो अलग चीज़ है, वो आगे मैं बताता हूँ। अच्छा, इसमें देखिए इसने ना ये वेदर फोरकास्ट के नाम से एक क्लास बनाई हुई है। ये वेदर फोरकास्ट में अगर मैं जाऊँ तो इसमें ये है डेट, टेम्परेचर, समरी और टेम्परेचर इन फॉरेन, ठीक है। और ये क्लास भी इसने इधर इसके ऊपर ही बना दी, जहाँ मर्जी बना ले, कोई इशू नहीं है। ये इसने एक फंक्शन बनाया हुआ ऑन इनिशियलाइज सिंक, जब ये ब्राउज़र के अंदर पेज खुल जाएगा उसके बाद क्या करेगा, ये आधे सेकंड के लिए वेट करेगा, टास्क डॉट डिले हाफ सेकंड, इसने इंटरवल डाला ताकि वो लोडिंग जो लिखा हुआ आ रहा है वो आ जाए। अच्छा, पहले इसने क्या रखा हुआ था, यहाँ पे इसने फोरकास्ट को एम्प्टी अरे दी हुई थी, और यहाँ इसने चेक किया था कि फोरकास्ट अगर नल है तो आप लोडिंग शो कर दो। इनिशियली तो लोडिंग शो करेगा, जो ही ऑन इनिशियलाइज में जाएगा ना, यहाँ पे ये इसने सॉरी इसने अरे दी हुई, अगर वैल्यू नहीं दी हुई ना तो ये वो नल होगा, यहाँ पे नल होगा। जब ऑन इनिशियलाइज हो जाएगा ना, ऑन इनिशियलाइज में ये देखिए रैंडम डाटा बना रहा है, फ्रॉम डेट ये है, ये समरीज हैं, और ये इसके अंदर अपेंड कर रहा है, रैंडम डाटा दे रहा है। ये API से भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, कहीं से जहाँ से भी है। जब इसको डाटा असाइन हो गया ना, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, @if वाली, और एल्स वाली ट्रू हो गई। एल्स में ये लूप लगा के ही वैल्यूज दिखा रहा है इधर, ठीक है। अब जैसे उसने ये किया ना, ऑन इनिशलाइज पे किया, अगर मैं इसका सारा कोड उठाऊं, ये वाला यहाँ से कट करूं और यहाँ मैं एक और बनाऊं, प्रोटेक्टेड, आमतौर पर प्रोटेक्टेड लिखते हैं, प्रोटेक्टेड वाइड लोड डाटा,
और उसके अंदर मैं ये फेज कर, ये अब सारा सी शार्प का सिंटैक्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और एसिंक प्रोटेक्टेड एसिंक टास्क कर दें, एसिंक टास्क, क्योंकि बीच में ना डिले है, बल्कि मैं एसिंक टास्क करता ही नहीं हूँ, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ये दोनों ख़त्म कर देता हूँ, मुझे सिर्फ मेथड चाहिए, मेथड आ गया। अब मैं यहाँ एक बटन बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ जब बटन पे क्लिक करूँ ना तो मुझे उस वक्त टेम्परेचर ला दे, तो वेदर क्या बाद यहाँ मैं बटन लगाता हूँ, बटन @ ऑन क्लिक लोड डाटा, और इसका नाम दे देता हूँ लोड डाटा, ठीक है। अब मैं जब खोलूंगा ना तो ये चूंकि नल होगा फोरकास्ट, ये शुरू में ही कह रहा होगा लोडिंग, और जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा डाटा तब लोड होगा। अब ये देखें मैं गया वेदर पे, स्टिल कह रहा है लोडिंग, मैंने लोड पे क्लिक किया, लोड डाटा क्लिक किया, क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा? इसके अंदर ना स्ट्रीम रेंडरिंग है, स्ट्रीम रेंडरिंग को तो मैं ऑफ कर देता हूँ, मतलब चीज़ें बहुत है ना, आगे जाके देखेंगे। तो एक इसमें होता है इंटरेक्टिव मोड होता है, इंटरेक्टिव मोड में भी बताना पड़े, जो सर्वर वाले में नहीं बताना पड़ता, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये वेदर पे गया, होम पे गया, वेदर पे गया, लोड डाटा पे क्लिक किया, नहीं क्लिक हो ही नहीं रही, चलें रेंडर मोड, रेंडर मोड इंटरेक्टिव सर्वर, रेंडर मोड, इसमें इंटरेक्टिव सर्वर होता है, इंटरेक्टिव सर्वर, ये ठीक है ना। ये यानी जब इसके साथ मैं इंटरेक्शन करूंगा तो वो इंटरेक्शन कहाँ से मुझे कंप्लीट करके देगा, तो मैंने कहा सर्वर से कंप्लीट करेगी, मतलब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो भी काम करना है ना इस सर्वर पे जाके ये काम करे। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है। अब इसी इंटरेक्टिव मोड को मैं क्लाइंट भी कर सकता हूँ। सर्वर पे क्या होगा, ये जो पूरा डाटा बन रहा है ना ये सर्वर पे बनेगा, टेबल में डलेगा और टेक्स्ट इधर आ जाएगा। क्लाइंट पे क्या कर सकते हैं, क्लाइंट में ये एपीआई से डाटा ले आएगा और इधर आके इसको इसके अंदर वो करेगा, यानी रेंडर जो करना है ना उसने, मसलन 5+3 है और इंटरेक्टिव मोड क्लाइंट है तो वो 5 और 3 दोनों लेके आएगा, प्लस इधर ब्राउजर में आके करेगा। और इंटरेक्टिव सर्वर है तो वो 5+3 का रिजल्ट लेके ब्राउजर में आएगा। तो ये जैसे आप इसको वो करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। अब इसमें मैं कहता हूँ कि ये जो टेम्परेचर है ना इस सबको प्लस करें और 5 पे डिवाइड करें, एवरेज टेम्परेचर अगर 10 से ऊपर है तो ये बात कहें, नीचे है तो ये बात कहें, कुछ भी। और जब भी मैं लोड डाटा पे क्लिक करूँगा ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ @if मेरे पास फोरकास्ट है, ये बल्कि इसके अंदर मैं जाके लिखता हूँ कि डाटा जब आ चुका हो तब, इफ़ forecast dot to list dot average m goes to m dot temperature in centigrade greater than 20 hot weather else cold weather, hot weather cold weather, hot weather cold weather। अब ये सारा इफेक्ट्स मैं सी शार्प में लिख रहा हूँ, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो रही है ऑटोमेटिकली। समझ आ गई बात की? ब्लेजर ये चीज़ है। अब मैंने एक एपीआई से डाटा लिया था ना, फेक एपीआई स्टोर, फेक एपीआई स्टोर, इस पे गया, काम ही नहीं कर रही, कोई और देखते हैं। ये ठीक है, ये हमारे पास है V1 में प्रोडक्ट्स, ये सारी प्रोडक्ट्स का डाटा आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ना मैं यहाँ से कोई एक अरे कॉपी करता हूँ, यहाँ से लेके ये देखें एक दो अरे कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ तक लेके जाऊँ, ये एक आइटम यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, क्रिएटेड ऑन, अपडेटेड ऑन, कैटेगरी, ठीक है।
इस सारे को ना मैं नीचे ले गया आता हूँ, फिर समझ आएगी। ID2 कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ID2 यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ID3 कर लेते हैं 3, इससे पहले तक मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, इसमें मैं कहता हूँ जेसन टू सी शार्प क्लास। ये मुझे बताया गया कि इसके लिए आपको सी शार्प की क्लासें कैसे बनानी है। अगर आपको होता है खुद बना सकते हैं, अदरवाइज इसको क्या ये खुद बना देगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कन्वर्ट, अब ये इसमें से उठा के क्लासें बना देगा, क्योंकि सी शार्प में क्लासें ऐसे बनाए, कैटेगरी क्लास बनाए और एक ये बनाए रूट की क्लास। रूट बेसिकली जो सारा आपका डाटा आ रहा है ना वो है, ठीक है। इमेजेस क्रिएटेड ऑन, और ये है इसके अंदर कैटेगरी, ठीक है। एक हम ये बना लेते हैं, दोनों यही बना लेते हैं। मैं यहाँ पे वेदर को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ स्टोर, नाम स्टोर दे दिया। ये एक्सेसिबल होगा स्लैश स्टोर से, और ये सारा मैंने इसके रिमूव कर दिया। यहाँ मैंने क्लास जो थी अपनी रखी, ये इस रूट की जगह पे मैं इसको कह देता हूँ स्टोर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये नेमिंग कन्वेंशन थोड़ी सी है, वो कहता है इसको आप टाइटल टी बड़ा लिखें, डिस्क्रिप्शन डी बड़ा लिखें, प्राइस का पी बड़ा लिखें, इमेजेस का आई बड़ा लिखें, क्रिएटेड ऑन सी, आप ये नेम इमेज क्रिएटेड ऑन अपलोडेड ऑन और आईडी। नहीं, वो किसी आपके आप जैसे भाई ने लिख दिया, उसने कहा होगा। खैर है, फिलहाल जाने देना, फिर आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है। और इसका मैं जो ये है मैं ऑफ कर रहा हूँ ना लेबल, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये कैटेगरी है और स्टोर प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी आ रही है, और ये हमने लिस्ट ऑफ स्टोर प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है। तो मैंने कॉपी किया स्टोर प्रोडक्ट, और यहाँ मैंने रखा स्टोर प्रोडक्ट की अरे, और इसको मैंने नाम दिया प्रोडक्ट्स का, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ख़त्म कर दिया यहाँ से भी और वेदर में से भी, क्योंकि हमने नालेबल डिसेबल कर दिए। अब इसकी ज़रूरत नहीं। अब मैंने बताया जैसे ऑन इनिशलाइज सिंक होता है कि जब ये पेज लोड हो जाए तब, तो मैं कहता हूँ तब क्या करें, तब ये लोड डाटा वाला फंक्शन कॉल कर ले, लोड डाटा ऐसे कह लेते, लोड डाटा वाला फंक्शन कॉल कर लेगा। अब मैं फंक्शन को ना एसिंक भी बना देता हूँ, एसिंक टास्क ऐसे लिखता हूँ, और यहाँ इसको एवेट कर लेता हूँ। ये क्या होता है, जब आप एसिंक यूज़ करते हैं ना, वो यूआई को ब्लॉक नहीं करता, जो काम कर रहे हैं ना यूआई उस दौरान एक्सेसिबल होती है। तो आपको मोस्टली चीज़ें एसिंक ही करनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ना वो सारी प्रोडक्ट्स लानी है, ठीक है। तो कैसे लानी है, पहले तो मुझे ना एक HTTP होता है, HTTP क्लाइंट होता है जो किसी भी API से डाटा रीड करने के लिए होता है। मैं उसका कोड यहाँ से जनरेट करा लेता हूँ, ChatGPT कॉल API डाटा इन Blazor 8। एक तो आपने ये ऐड करना होता है बिल्डर, ये वाली लाइन ऐड करेंगे, ये ये builder डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कोप न्यू HTTP क्लाइंट बेस एड्रेस। बेस एड्रेस में कह रहा है कौन सा एड्रेस आप बेस एड्रेस यूज़ करना चाह रहे हैं। इसकी जगह पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि मेरा जिस URL पे चल रहा है ना, मैं वही URL दे देता हूँ इसको, ये वाली URL, ये बेस URL में ये आ गया, ठीक है। बाकी एज इट इज़ एक चीज़ ये कर ली। दूसरे नंबर पे सर्विसेज में ऐड HTTP क्लाइंट करना है, ठीक है, फॉर ब्लेजर सर्वर। ये अच्छा ये था, ये ब्लेजर वेब असेंबली था, हम सर्वर पे काम कर रहे थे, तो इसमें वो कह रहा है कि आप सिर्फ ये ऐड कर दें। ये होता है, अगर जो हम स्टार्ट में नहीं देख रहे थे वेब असेंबली है या सर्वर है या क्या, हमने सर्वर चूज़ किया था ना, हम ये करेंगे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड HTTP क्लाइंट, बस ऐसे कह लें, क्लाइंट ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब जहाँ पे हमने कॉल करना है वहाँ हमने क्या करना है, इसको इंजेक्ट करना है, ये इंजेक्ट HTTP,
जैसे डाटाबेस को इंजेक्ट करते हैं। HTTP क्या है बेसिकली, कहीं से भी कोई डाटा रीड करके लाना है ना API से, वो HTTP यूज़ होता है इसके लिए। ये मैंने HTTP इसमें रख दिया, HTTP आ गया। आने के बाद मैं जहाँ से मैंने डाटा उठाना है ना, http.get from JSON async, और जिस टाइप का डाटा है और जिस URL से करना है तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ लोड डाटा में, स्टोर, हाँ ये और इसको मैं देता हूँ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, लिस्ट ऑफ, जब अरे है तो मैं अरे बना लेता हूँ, मैंने ऊपर अरे लिखी हुई तो यहाँ भी अरे बना लेता हूँ। मेरे पास है स्टोर प्रोडक्ट की अरे, ऐसे, ठीक है। और कौन सी URL से डाटा फैच करके लाएगी, URL यहाँ पे मैंने देखी हुई थी कि ये वाली URL थी, ये। अब जब ये इनिशलाइज हो जाएगा तो लोड डाटा को कॉल करेगा, लोड डाटा प्रोडक्ट्स उठा के इस प्रोडक्ट्स में डाल देगा। मैं अब यहाँ पे ये करने जा रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ इफ़ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू नल। अगर प्रोडक्ट्स में डाटा नहीं है तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ लोडिंग प्रोडक्ट्स, एल्स अगर डाटा है तो फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ @H1 लगा देता हूँ, एक @प्रोडक्ट्स, उसमें जो पहली प्रोडक्ट आ रही है उसका टाइटल या उसका टाइटल शो कर दे, बस पहली का, बाकी मैं बाद में लिखता हूँ। कंट्रोल F5 प्रेस किया, अब वो स्लैश आ जाएगा, स्लैश स्टोर, ये क्या आ गया, चेंज, एक मिनट, अच्छा वो बीच में कुछ आता है फिर हट जाता है, फिर चेंज आ जाता है। अच्छा उसका नाम ही चेंज है ना पहले का, फिर उसके उसके प्रोडक्ट के नाम के अंदर टाइटल में चेंज आ रहा है। अच्छा मैं वन वन करता हूँ, वन, और फिर इसको रीबिल्ड करता हूँ। हाँ, ये प्रोडक्ट से नेम आने शुरू हुए थे, कितना आसान था। मैंने जेसन उठा के दिया, उसने मुझे क्लासें बता दिया ऐसे क्लासें बना लें। वो भी बनाना मुश्किल नहीं, खुद बंदा बना सकता है। और यहाँ पे एक लाइन से इसने API से डाटा रीड किया और यहाँ मैंने शो कराना शुरू कर दिया। अब मैं देख लेता हूँ इसमें कॉलम कौन कौन से, तो मैं प्रॉपर जो है ना प्रोडक्ट्स उसी तरह दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इसमें मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो ID2 है ना, यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, OBJ इज इक्वल टू दिस। अब लिखता हूँ OBJ डॉट, तो ये सारी मेरे पास आ रही हैं। नाम है, एक इमेज आ रहा है, इमेज भी हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं div क्लास इज इक्वल टू रो के अंदर कॉलम, अब ये शायद वो बूटस्ट्रैप इसमें पता नहीं है कि नहीं है, मेरे में तो नहीं होता बूटस्ट्रैप। वैसे मैं कहता हूँ फॉर एच एटम इन प्रोडक्ट्स, मैं इसमें कर लेता हूँ UL और LI कर लेता हूँ ना, ये UL और इसके अंदर LI @atom.title was created on @atom.created at। अच्छा मैं इसमें एक एटम भी ऐड करना चाहिए, यहाँ क्लिक करूँ प्रोडक्ट्स का है तो ये मेरे पास यहाँ पे लेआउट पे जाए तो ये नैव मेन्यू के नाम से, नैव मेन्यू में एक एटम और ऐड कर दें। अब वेदर की जगह हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आ गया। प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, 404 आ रहा है, तो इसमें है उधर हमें, अच्छा नहीं प्रोडक्ट्स नहीं था, ये स्टोर था, स्टोर। स्टोर क्लिक किया है, अच्छा वो स्टोर लोड होने में थोड़ी देर ले रहा था, कंपोनेंट आने में।
अब ये सर्वर साइड से रेंडरिंग हो रही है ना, तो सर्वर साइड से जब तक वो सारे एपीआई का डाटा नहीं ले आएगा तब तक ये मैं क्लिक कर लिया, लेकिन ये मुझे इसमें शो नहीं किया क्लिक हुई है, अभी लोडिंग प्रोडक्ट्स का है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ना जल्दी इस तरह ना करे, ये मतलब जल्दी आए, तो वो उसको कहते हैं स्ट्रीम रेंडरिंग। ये स्ट्रीम रेंडरिंग है, इसको आप ऑन कर लें, फिर आप इसको रन करें। अब ये पहले आ जाएगा लोडिंग प्रोडक्ट, और जब तक लोड होती है आपको शो होता रहेगा कि प्रोडक्ट्स लोड हो रही हैं। ये देखें स्टोर, अब देखिए लोडिंग प्रोडक्ट फ़ौरन आ गया। पहले जितनी देर तक उसने एपीआई का डाटा नहीं लिया था ना, उतनी देर तक नहीं आया था। अब बस इसके अंदर आपके पास डाटा आ गया, डाटा को जैसे दिखाना है वो अब आप पे है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, और ये इसका नाम है, इसको मैं देता हूँ H3 में। जी मैं इमेज भी दिखा देता हूँ, ये इमेज सोर्स इज इक्वल टू @atom डॉट इमेजेस की अरे है, क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, इमेजेस में पहला इमेज यह है। अच्छा, अब इसको साइज वगैरह लगा दें जितना हम लगाना, स्टाइल विड्थ 50px 100px। इनकी नहीं, जिनकी प्राइस शो कर दें, बटन लगा दें, प्रोसेस कर लें, तो एपीआई बनी हो तो आपके साथ काम करना मतलब चीज़ों के साथ आसान होता है। अब कुछ के इमेजेस मिस भी हैं, इमेजेस आ नहीं रहे, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये अच्छा ये इसमें ऐसे आ रहा है ना, ज़ीरो पे फर्दर वो अरे आ रही है, इसके अगर ये अरे ना होती ना तो फिर ये ठीक आ जाता। अब ये तो एपीआई पे डिपेंड करता है कि वो डाटा किस तरह का दे रही है, ठीक है। इसमें एक और भी दिया था उसने, इमेज का कैसे दिया था, हाँ यहाँ इमेजेस ही दी है ना, और इमेज, अच्छा इमेजेस में डॉट इमेज भी ऐसे भी है, नहीं ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है और ये कैटेगरी है। अच्छा कैटेगरी के अंदर इमेज आ रहा है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एटम डॉट कैटेगरी डॉट इमेज, उसकी कैटेगरी शो करें, एटम डॉट कैटेगरी डॉट इमेज, और यहाँ पे कैटेगरी हो सकता है किसी की ना आ रही हो, ना आ रही है तो क्वेश्चन मार्क लगा दें, यहाँ पे इशू ना आए, ठीक है। अब ये कि ये कैटेगरी है, एक कैटेगरी है, और वही कैटेगरी नीचे भी आ रही है, तो इसको अगर हम डाटा जितना आ रहा है उसको ग्रुप बाय कैटेगरी कर लें, यहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट ग्रुप बाय एम गोज टू एम डॉट कैटेगरी डॉट नेम, कैटेगरी के नाम की बेस पे ग्रुप कर लें, और ग्रुप करने के बाद यहाँ पे जो पहला एल है इसके अंदर मैं दिखाऊँ एटम डॉट की, जिस बेस पे ग्रुप किया है वो उसका नाम आ जाएगा, और ग्रुप कैटेगरी के बेस पे कर लें, और यहाँ पे कर लें की डॉट नेम कर लें, और यहाँ लिख दें एटम डॉट कैटेगरी में की डॉट इमेज। अब सिर्फ कैटेगरीज आएंगी हमारे पास पहले ये, लेकिन वो हमने जो सी शार्प का ऑब्जेक्ट दो दफ़ा बनता है ना, वो उन दो को अलग ही लेता है, यानी कि दोनों को दो दफ़ा शो कर रहा है, इसको दोनों को एक दफ़ा शो करना चाहिए था। तो ग्रुप बाय में फिर हमें डॉट नेम ही लिखना पड़ेगा, नेम से करेंगे तो नेम से हो जाएगा ग्रुप, ठीक है। ग्रुप बाय कैटेगरी, ये इसकी लिस्ट पूरे ऊपर ना मैं नहीं बना के उसको कैटेगरी का एक ऑब्जेक्ट देना पड़ा, इसमें सी शार्प होती है और ऑब्जेक्ट इसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट रेफरेंस बेस होते हैं ना। अब दोनों में कैटेगरी सेम है, कैटेगरी के रेफरेंस डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से कैटेगरी की बेस पे ग्रुप करते हैं तो वो सारे ग्रुप अलग अलग ही बनते हैं, एक नहीं बनता। डॉट नेम करते हैं तो नेम एक जैसा है, उसमें मसला नहीं कहता, लेकिन जब हम डॉट नेम करेंगे तो हमारे पास यहाँ की जो है ना वो डायरेक्ट नेम ही आ रहा होगा, उसके अंदर इमेज नहीं आ रहा होगा, फिर वो हमें यहाँ से खुद निकालना पड़ेगा कि वो आर कैटेगरी कौन सी है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट सिलेक्ट एम गोज टू एम डॉट कैटेगरी डॉट वेयर एम गोज टू एम डॉट नेम, क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए जो
एटम डॉट की जिस बेस पे हमने ग्रुप किया है डॉट फर्स्ट डॉट डिफ़ॉल्ट, तो ये पहली कैटेगरी आ जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास की में नेम आ गया और यहाँ पे कैटेगरी आ गई, कैटेगरी डॉट इमेज। अब कैटेगरी एक दफ़ा ही आएगी, ये देखें क्लॉथेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है, शूज़ है, मिसलेनियस और न्यू कैटेगरी एक आ रही है, उसमें खाली आ रहा है। अब हर एक के आगे अंडर अगर उसके प्रोडक्ट्स शो करनी है कि जी क्लॉथेज में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आ जाते हैं, बल्कि ये ऊपर ही ले लेते हैं, अलग नहीं बनाते, इधर ही ले लेते हैं। और प्रोडक्ट्स वार प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू अच्छा प्रोडक्ट्स तो पहले ही है, कैटेगरी प्रोडक्ट्स, इस कैटेगरी में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट वेयर एम गोज़ टू एम डॉट कैटेगरी डॉट नेम इज इक्वल टू एटम डॉट की। जिस बेस पे ग्रुप हुआ है ना, उस बेस पे मैंने कहा वो नेम जहाँ जिस जिस कैटेगरी में मौजूद है वो सारे प्रोडक्ट्स ले हैं। तो ये मेरे पास कैटेगरी प्रोडक्ट्स आ गई, इन पे मैं यहाँ नीचे लूप लगा लेता हूँ। वार प्रोडक्ट इन कैटेगरी प्रोडक्ट्स प्लस इक्वल टू कॉल MD4, पता नहीं इसमें बूटस्ट्रैप है या नहीं है, लेकिन मैं ये लगा देता हूँ। अब मेरे पास आ गई @H4 में मैं लगा देता हूँ प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ये आ गया। पैराग्राफ में @प्रोडक्ट डॉट प्राइस, इसकी प्राइस आ गई। चले कोई बात नहीं, कोई गलती तो निकाली आपने। अच्छा यहाँ पे उसकी कोई अगर डिस्क्रिप्शन है तो प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, उससे ऊपर अगर कोई इमेज है तो इमेज सोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट इमेजेस। अच्छा जितने इमेजेस हैं मैं सारे दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे एक लाइन में ऐसे, तो मैं फॉर ईच का लूप लगाता हूँ, फॉर ईच वार इमेज इन प्रोडक्ट डॉट इमेजेस, एक एक इमेज आ जाएगा। इमेज सोर्स इज इक्वल टू इमेज डॉट इमेज, ये आप देखें। अच्छा इनके साथ वो लगाना है कि इनकी विड्थ बहुत ज़्यादा ना हो, स्टाइल विच इज इक्वल टू 150 पिक्सल, मार्जिन इज इक्वल टू 10 पिक्सल। ये आ गया, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट ब्लेज़र है। अगर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँ और स्पेक पे जाके नेटवर्क पे जाऊँ और ये मैं होम पे जाऊँ क्लियर, और उसके बाद मैं स्टोर पे हूँ, देखिए स्टोर पे क्लिक किया तो डॉक में मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन मेरा डाटा चेंज हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे फैच पे जाऊँ तो ये देखिए स्टोर की कॉल इसने यहाँ पे भेजी थी। स्टोर के रिस्पांस में अगर देखूँ तो ये रिस्पांस में मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये फिर इसने स्टोर पे कॉल भेजी है, डाटा अपडेट कर रहा है, लेकिन मुझे जो है ना उसका वो नज़र नहीं आ रही, चीज़ें नज़र नहीं आ रही। ये वेब सॉकेट्स के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ हमने किया ना, इसमें हमारी कॉल जाती है सर्वर से, मेरा ब्राउज़र भेजेगा ब्लेज़र को, ब्लेज़र आगे भेजेगा सर्वर से कॉल भेजेगा API से डाटा रीड करने के लिए। अगर ये वेब असेंबली होता या ब्लेज़र क्लाइंट होता, वेब ऑटो करते, फिर मैं जहाँ क्लिक करता एजेक्स कॉल जाती और वो एजेक्स कॉल मुझे रिस्पांस दिखा रही होती कि ये वाला रिस्पांस आ रहा है। तो उसमें मुझे पता चलता कि ये जेसन, जैसे API के अंदर हमने देखा था ना, ये जेसन एज इट इज़ मुझे रिस्पांस में वापस मिल रहा होता है, नज़र आ रहा होता है। तो जो सेंसिटिव डाटा होता है, जब आपने उसके साथ काम करना होता है तो आप सर्वर पे रेंडर देते हैं। तो आपका डाटा जो है ना वो रेंडर सर्वर से रेंडर हो गया है, क्लाइंट को पता ही नहीं चलेगा कौन सी API से रीड कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। और जब पब्लिक होता है डाटा तो फिर हम क्लाइंट से भी कर लेते हैं। बस ये चॉइस आपकी है, ठीक है।